26 अक्टूबर 2022 को कंप्लीट की गई और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 6,700 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। पर एग्ज़ामिनेशन की उपस्थिति के हिसाब से ये अनुमानित है कि लगभग 50% या 45% बच्चों ने ही एग्ज़ाम में अपीयर किया है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था आपके लिए और उन्हीं अपॉर्चुनिटी में आपका साथ देने मैं इसके सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्पिरेंट पे बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं टेक्निकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल e टू द पावर t-2 ut-2 का क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी आएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, इसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकालना है आपको। तो अगर आप इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू को आप फॉर्मूले से यूज़ करेंगे कि लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस एफ एस, तो आपको फाइनल वैल्यू, और लिमिट एस टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एफ एस करेंगे तो आपको इनिशियल वैल्यू मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर डी आएगा। जेड ट्रांसफॉर्म का बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक इनिशियल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यू एन मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन का आपसे पूछा गया लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक क्वेश्चन है कि 15 वोल्ट स्क्वायर वेव कनेक्टेड अक्रॉस से 15 वोल्ट एसी वोल्ट मीटर, तो कितनी रीडिंग होगी। तो स्क्वायर वेव का आरएमएस और एवरेज क्या होता है? सेम होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। इसमें ये पूछा गया है कि क्या इफिशियंसी होगी फॉर टू वे ट्रांसफार्मर ऑफ मैक्सिमम इफिशियंसी। तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए फॉर्मूला पता होगा आपको, के वी ए मैक्स इक्वल टू के वी ए रेटेड इंटू अंडर रूट आयरन लॉस डिवाइडेड बाय कॉपर लॉस। तो इस फॉर्मूले से आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा। अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा नॉर्मल ट्रांसफार्मर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये था हमारा कि पूछ रहा है कि ये जो 3 फेज का स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर है, इसमें फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये 30 डिग्री लैगिंग आएगा। अगला है डीसी शंट मोटर में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ए है और फील्ड रेजिस्टेंस आर एफ है, तो अगर आपका आर्मेचर करंट को स्टार्टिंग में रिड्यूस करना है तो आप इसमें आर ए और आर एफ की वैल्यू क्या रखेंगे। देखिए, इनिशियली क्या होता है कि हमें स्टार्टिंग करंट को कम रखना है, मतलब आर्मेचर करंट को कम रखना है। तो इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, जो आपकी आर्मेचर पे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को मिनिमम रखना पड़ेगा, और जो फील्ड रेजिस्टेंस होगी जो फील्ड रेजिस्टेंस होगी वो मैक्सिमम होगा, और जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए इसका आंसर होना चाहिए सी, मतलब आर ए शुड बी मैक्सिमम एंड आर एफ शुड बी मिनिमम। अगला कह रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क और सप्लाई की, तो ये तो बहुत ईजी है, टी जेड स्क्वायर। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर कह रहा है कि अगर एक कॉमन बस बार पे जुड़ा हुआ है और आपको यूनिटी पावर फैक्टर का एक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। आपको पता है कि इंडक्शन जनरेटर क्या होता है, वो लैगिंग पावर फैक्टर लोड पे काम करता है, और लैगिंग पावर फैक्टर लोड का मतलब हो गया इट ऑलवेज बी द अंडर एक्साइटिंग कंडीशन। और अंडर एक्साइटिंग में अगर आप ओवर एक्साइटेड जनरेटर यूज़ करेंगे देन इट डज मीन दे हैव द यूनिटी पावर फैक्टर। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। मैचिंग बहुत ईजी है। परमानेंट मैग्नेट में आप लोग हमेशा रॉकेट में यूज़ करते हैं। शेडेड पोल के लिए आपको पता है कि हम लोग शेडेड पोल का फोटो कॉपिंग मशीन में यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। और उसी तरह यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसमें स्विंग मशीन में, तो एवरीवेयर यू कैन यूज लाइक दिस। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है कि सिंक्रोनस मशीन में डैम्पर वाइंडिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये शॉर्ट सर्किट करंट का डेफिनेशन गलत है इसमें, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो कह रहा है अर्थ का क्या इफेक्ट होता है ओवरहेड लाइन पे, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू को बढ़ाता है। कह रहा है कि किस में जीरो सीक्वेंस वोल्टेज जो एब्सेंट है तो एल फॉल्ट में होता है, पता होना चाहिए आपको।
कंप्लीट 3 फेज प्रोटेक्शन के लिए आपको 2 फेज फॉल्ट और 1 अर्थ फॉल लगेगा, आंसर बस सी हो जाएगा इसका। सन कंपनसेशन हमेशा वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है, और ये तो बसेस का एक कॉमन है कि बस में पी क्यू डिफाइन होना चाहिए, और जनरेटर बस में पी और बी, और स्लैग बस में बी और डेल्टा। इसमें कुछ ज़्यादा नया था नहीं कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका कि लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को प्रॉपर्ली मैचिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो टर्बाइन इनपुट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हमेशा तो इन पे करते हैं, फेज बाइंडिंग 180 डिग्री अपार्ट होता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 50 को देखें तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि फॉरवर्ड पाथ गेन दिया हुआ है, तो वेरिएशन कितना होगा C1 और C2 में। तो अगर आप इसको कॉम्प्ली यूज़ करेंगे तो चेंज इन पाथ गेन निकालेंगे तो ये 20% और 2% और 10% के आसपास आ रहा है। बॉडी प्लॉट की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये आपके जीरो ऑर्डर का सिस्टम आ रहा है, सॉरी टाइप 1 सिस्टम है, और टाइप 1 सिस्टम के लिए क्या होता है आपको पता है कि रैंप इनपुट के लिए हमेशा जो वैल्यू होती है होता है इन्फानाइट, तो आंसर हो जाएगा सी। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, सॉल्व करेंगे आंसर नंबर बी आ जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि बताइए भाई कि मल्टीपल पोल्स है तो ये कंडीशनली स्टेबल होगा, इसका आंसर फ्रीक्वेंसी एट विच द न्यूक्विस्ट प्लॉट कट्स यूनिटी, तो ये क्या हो जाता है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। लैग लीड कंपनसेटर जो है हमेशा बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह यूज होता है, पता होना चाहिए आपको। अब 0.5 पावर फैक्टर पे हमेशा एक वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होती है, 0 होती है। डिजिटल वोल्ट मीटर हमेशा पीक टू पीक वैल्यू को मेजर करता है, बहुत ईजी था। रेशियो टू फेज एंगल टू फेज रेशियो एंड फेज एंगल एरर को इम्प्रूव करने के लिए आपको फेराइट कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केल्विन डबल ब्रिज का इस्तेमाल हम लोग लोड रेजिस्टेंस के लिए करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आंसर 11 आएगा। मेजर एडवांटेज क्या है एक्टिव फिल्टर का, जिसमें कैपेसिटर यूज नहीं करते हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपको किस तरह के एम्पलीफायर में क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एग्जीट करता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्लास बी एम्पलीफायर। और ये कह रहा है कि कौन सा स्लोएस्ट है, मतलब सबसे धीरे ए टू डी कन्वर्टर कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग टाइप, मतलब बी आंसर हो जाएगा इसका। कंप्लीट सेट यूनिवर्सल गेट का तो नॉर और नैंड गेट पता है आपको, बी नंबर। नेगेटिवली बाइस्ड होगा तो इसके आउटर टर्मिनल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे नेगेटिवली बाइस्ड, एंड द इनर हो जाएगा पॉजिटिवली बाइस्ड, आंसर नंबर बी। करंट कंट्रोल नहीं है तो मॉसफेट करंट कंट्रोल नहीं है, सॉरी आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। डीसी चॉपर में कह रहा है कि टी को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो टी ऑन को कीपिंग एंड टी कॉन्स्टेंट है ना, आंसर नंबर ए। डीसी चॉपर में इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म कैसा होता है, तो इनपुट होता है कंटिन्यूस, आउटपुट होता है डिसकंटिन्यूस। लाइन कम्यूटेड इन्वर्टर जो होता है वो डिलीवर करता है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरचॉफ्स लॉ किसके लिए डीसी और एसी दोनों करंट के लिए यूज करते हैं, सही है। ये थेवेनिन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, सॉल्व करेंगे 5 और 10 आएगा, आंसर नंबर डी। ये एलसीआर सर्किट में वोल्टेज पूछा गया है, तो ये आपको पता है कि √BA² माइनस प्लस √BL माइनस BC का होल स्क्वायर करेंगे तो 50 वोल्ट आंसर आएगा इसका। सिमेट्रिकल फॉर सिमेट्रिकल इनर्शिया कौन सा करेक्ट है, तो ये है कि इसमें डेल्टा टर्न करंट जो होता है 3 टाइम्स ऑफ द स्टार कनेक्ट, आंसर नंबर ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2R/C हो जाएगा। आपको पता है कि RC होता है टाइम कांस्टेंट ऑफ द ट्रांजिएंट कंडीशन ऑफ RC नेटवर्क, और ये तो आपसे पूछा गया फैराडे लॉ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, e⁻ d डेल्टा/dt। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो हमेशा एम्पियर्स लॉ को डिनोट करता है, नॉट द बायोट-सावर्त लॉ ड्यू टू एम्पियर्स लॉ, राइट। कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, उनके बीच सेपरेशन दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला सीधा सीधा आ जाएगा आपको, आंसर नंबर सी। 2 कॉइल का इंडक्टेंस दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, तो कह रहा फार्मूला कितना होगा, तो L1 + L2 - 2M, आंसर नंबर ए। तीसरे चार्ज रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि तीसरे चार्ज से कोई वैल्यू पे चेंज करता नहीं है। और चौथा है कि अगर H
टी ई टू द पावर माइनस टी यू टी माइनस टू है, तो ये सिस्टम कैसा होगा, ये कॉजल भी होगा और स्टेबल भी होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि इसके रूट्स जो है नेगेटिव हाफ में लाई कर रहे हैं। कॉजल क्योंकि ये पास्ट वैल्यू की बात कर रहा है। तो ऑन दैट नोट आपको मैं बता दूं कि ऑब्जेक्टिव सारे सवाल आए थे एग्ज़ाम में, और इसके जो टेक्निकल सेक्शन है बहुत ईजी था, आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको मैथमेटिक्स की भी कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। और आई होप, और अगर आपको किसी सॉल्यूशन में किसी तरह कन्फ्यूजन हो तो आप हमें लिख सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपने वीडियो को भी ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कुछ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लर्निंग एस्पिरेंट आपका हमेशा इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहेगा। थैंक यू सो मच।